हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ का 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज है 1 अगस्त। तो आज मैं आपको दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। हालांकि आप लोगों ने वीडियो कहीं ना कहीं जरूर देखी होंगी और नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया होगा, ये मैं उम्मीद करके चलता हूं पहले से। बावजूद इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो दोस्तों हमसे छूट जाती हैं, जिस पर डिस्कशन करना थोड़ा जरूरी है, वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो, ये बैंक वाइज हमारे सामने जो वैकेंसीज आती हैं, हम उन वैकेंसीज को देखेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि जो एनआर लिखा हुआ है, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, यानी कि अभी वैकेंसीज कितनी है ये बताई नहीं है, रिपोर्ट नहीं करी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ी बैंक है, बड़ी बैंक के अलावा इसमें वैकेंसीज भी ज्यादा होती हैं। इसका मतलब चांसेस है वैकेंसीज के इंक्रीज होने के। तो ऐसे हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट नहीं करी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिपोर्ट नहीं करी, इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं करी, यूको बैंक ने रिपोर्ट नहीं करी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट नहीं करी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में आपने देखा था कि रिपोर्ट नहीं की हुई थी। बट होता क्या है कि अभी रिपोर्ट नहीं करी, बट जैसे से आगे समय आता है तो ये रिपोर्ट करती है, क्योंकि इन्होंने वो एनए नहीं लिखा है, कि जीरो नहीं दिया है कि जीरो है वैकेंसीज। अगर ये जीरो लिख देते कि वैकेंसी जीरो है, इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि वैकेंसीज अब आने नहीं वाली। वैकेंसीज आएंगी, कितनी आएंगी ये पता नहीं है। अभी अगर टोटल देखा जाए तो देखो 4455 वैकेंसीज हैं अभी टोटल। पिछली साल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8000 के आसपास पीओ जो है सेलेक्ट हुए थे। तो अब ये मान के चलो वैकेंसीज तो पिछली बार भी इतनी के आसपास ही थी, और ये वैकेंसीज बढ़ जाएंगी और आपके पास पूरे के पूरे चांसेस हैं। तो आप वैकेंसीज को लेकर परेशान मत होइएगा, पहला आप चीज दिमाग में रखिए। तैयारी पूरी करिए, जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व, जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके हिसाब से तैयारी करिए। ये मत सोचना कभी कि अगर हम एससी कैटेगरी में होते हैं, फॉल तो हमारी कट ऑफ कम जाती है तो हम कम के हिसाब से तैयारी करते हैं, चलेगा। चलेगा नहीं, सभी को अपना बेस्ट और मैक्सिमम इनपुट देना है, जिससे कि दोस्तों आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। क्योंकि आप भले किसी भी कैटेगरी में, लेकिन आपकी कैटेगरी का दूसरा बच्चा जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन ले जाएगा अगर आपने ढील कर दी तो। ठीक है ना। तो ये पहली बात तो हमारी बैंक वाइज वैकेंसीज की हो गई। दूसरी बात दोस्तों क्वालिफिकेशन की बता देता हूं। आप सभी लोगों को ग्रेजुएट होना चाहिए। 21/8 यानी 21 अगस्त 2024 से कैलकुलेट होगा। आपका रिजल्ट आ चुका हो ग्रेजुएशन का, आपने ग्रेजुएशन की हो, किसी भी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से करी हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली। अभी आपकी डिस्टेंस एजुकेशन से भी ग्रेजुएशन है ना, तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो आप एलिजिबल हैं। कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं, बस आप पास होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं, है ना। पता चल गया, बस पास होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। तो हमने देख लिया कि चलो ठीक है, ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन में तो हमारे सामने ये चीज है। अच्छा, ये देखो साफ तौर पे वैसे इसमें लिखा भी हुआ है क्या, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड जो रिकॉग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव हो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द फाइनल रिजल्ट जो है शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन और बिफोर 21 अगस्त 2024। जो मैंने यहां बताया, इससे पहले आ जाना चाहिए आपका रिजल्ट। ये वाली बात है। किसी का रिजल्ट अगर आपका पेंडिंग है आपकी यूनिवर्सिटी का, सो लेट्स वेट, अगर आगे आने वाले 21 दिनों में आ जाता है तो आप एलिजिबल हो, नहीं आता तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए देखिएगा, एसबीआई पीओ के लिए देखिएगा। ठीक है। तो ये हमारे सामने क्वालिफिकेशन में बात है, किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया होता है ना दोस्तों, तो पीओ के लिए आप एलिजिबल होते हो सीधे तौर पर। और ग्रेजुएशन में अगर आपने बीटेक किया हुआ है, आपने एमबीए किया हुआ है, तो आप एसओ के लिए भी एलिजिबल हो। पीओ के लिए तो, एसओ के लिए भी एलिजिबल हो, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, ऐसे करके। अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसी में एज की बात है। तो एज में आपकी मिनिमम एज होती है 20 साल, मैक्सिमम है 30 साल। कैलकुलेट कैसे करोगे, वो आप 1 अगस्त 2024 यानी आज के दिन से कैलकुलेट करोगे। कैसे, 2/8/1994 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो 30 साल से ऊपर हो गए, अगर हो जो मतलब हो गए हो, और अगर इसके बाद पैदा हुए हो तो आप दोस्तों 30 से कम ही हो। इसका मतलब ये कि आप एलिजिबल हो। तो आपको देखना है 2/8/1994 से पहले ना हुए हो पैदा, और 1/8/2004 के बाद पैदा ना हुए हो, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। लिखा है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी 2 तारीख को भी पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हो, या 1/8/2004 को भी पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी आपने देख ली। अब क्या है, कैटेगरी वाइज अलग अलग रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आप एससी और एसटी कास्ट से हैं
और आपने क्या किया कि यार आप प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और प्राइवेट नौकरी करने के साथ साथ आपने मन बनाया हुआ है कि यार मैं भी सोच रहा हूं बैंक एग्जाम की तैयारी कर लूं, अब मेरे पास समय, पहले मन था, सिचुएशन कुछ ऐसी थी, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का रिलैक्सेशन आपको है, आप बढ़िया इसका इस्तेमाल करिए। अगर आप 30 के ऊपर 31 से लेकर 35 तक है तो आप 35 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आप अप्लाई करिए अगर आप में से ऐसे कोई कैंडिडेट है तो। ऐसे ही दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी में होती है उनको 3 इयर्स का है, बाकी ऐसी बाकी सब लोगों के लिए। तो ये आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप जरूर देखिएगा, ये आपका एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है। नाउ एग्जाम पैटर्न पर आते हैं दोस्तों। तो एग्जाम पैटर्न के लिए दोस्तों 3 फेज होते हैं इसके पीओ में, यानी कि पहला फेज होता है जिसे हम बोलते हैं प्री एग्जामिनेशन, दूसरा फेज होता है इसे हम बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन, तीसरा फेज होता है इसे हम बोलते हैं दोस्तों इंटरव्यू। अब प्री में होते हैं 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, क्वांट होता है मैथ, ये होता है रीजनिंग। इंग्लिश 30 का आता है, बाकी ये दोनों 35-35 के होते हैं। तो टोटल आपको देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 मिनट मिलेंगे, 60 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये आपने देख लिया कि क्या क्या है मोटी मोटी चीजें। अब जब आप यहां दोगे प्रीलिम्स, प्रीलिम्स थोड़ा इजी टाइप का होता है, आपको बस चेक किया जाएगा कितना आपको आ रहा है, ये तो आप मेरे को लगता है निकाल लोगे, ठीक ठाक मेहनत करना निकल जाएगा। मेन काम है मेंस एग्जाम निकालना। मेंस एग्जाम में डीप नॉलेज चेक की जाती है, इसके अभी जब कट ऑफ दिखाऊंगा ना तो कट ऑफ से आपको और अच्छे से आइडिया मिलेगा। तो आपने देखो जैसे प्रीलिम्स निकाल लिया, नेगेटिव मार्किंग यहां भी होती है, सही हो गया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत हो गया तो 1/4 कट जाएगा, 1/4 कट जाएगा। और गलत के अलावा, कटने के अलावा पता है ओवरऑल जब आप इसकी कट ऑफ देखोगे ना, कट ऑफ में भी अंतर आता है अगर एक्यूरेसी सही नहीं है तो। जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो जिसके गलत ज्यादा होंगे उसके मार्क्स और कम आते हैं, तो गलत ना हो ये ध्यान रखना। मेन में आओगे, मेन एग्जाम में क्या देखो, रीजनिंग कंप्यूटर एक साथ मिलकर आता है, ठीक है। ये देखो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस तीनों एक साथ मिलकर आता है। इंग्लिश अकेला आता है और ये डीआई आता है और डीए आता है, जिसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, मैथ कहते हैं। ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलो ये तो पता चल गया ऑब्जेक्टिव होता है, मैं आपको सामने से हट जाता हूं, देखो ना आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। ये आपको दिख गया, ये ऑब्जेक्टिव होता है, हमें मालूम पड़ गया। देखो पूरा का इंडिविजुअल टाइम भी मिलता है इस तरीके से। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं दोस्तों, 35 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, 40 मार्क्स के होते हैं, 40 मिनट मिलते हैं। अब आप देखोगे यार कि यहाँ पर ना काफी ज्यादा टाइम मिलता है, यानी कि 3 घंटे का पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव, 200 आपके मार्क्स होते हैं और क्वेश्चन होते हैं 155, समझ रहे हो। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो उसी कंप्यूटर पे, जिस कंप्यूटर पर आप बैठे हो उसी कंप्यूटर पे क्या शुरू हो जाएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शुरू हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, कंप्यूटर पर ही लिखने का होता है, टाइप करने का। इंग्लिश में 2 चीजें आती हैं, एक आता है लेटर लिखने को लेकर और एक आता है दोस्तों ऐसे लिखने को लेकर। लेटर और ऐसे होता है, 2 आएंगी, 25 के आते हैं टोटल मिलाकर। इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, आधे घंटे का टाइम मिलेगा, आपको ये करना है। तो ये है दोस्तों मैंने आपको बताया मेंस एग्जामिनेशन। आप दोस्तों पढ़ते रहे हो, जो बच्चे नए हैं मुझे नहीं जानते, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको रीडिंग करवाता हूं, लिखना बताता हूं, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखते हो सब बताता हूं, तो आप आराम से मुझसे पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो। ये हमारा मेंस हो गया, मेंस हो गया। इंटरव्यू होगा, इसके बाद अगला स्टेप होगा। अब जब आप इंटरव्यू पे आते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स का जो भी स्कोर आया अब वो हो गया साइड में, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेंस का जो स्कोर आया, मेंस के हिसाब से अब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आए, इंटरव्यू आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का। इंटरव्यू आपने क्वालिफाई किया, फाइनल मेरिट वहीं पे बन जाती है बस। यानी कि मेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को मिला देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये मिला देंगे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये फॉर्म भरने का चार्ज 175 है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए, बाकी सबके लिए 850 है। तो ये तो चार्जेस हैं, कोई ऐसे कुछ खास बताने वाला नहीं। कट ऑफ पर आता हूं, ये पिछले साल की कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, 2023 की। अब पिछले साल की कट ऑफ है IBPS PO प्रीलिम्स की। कौन सी कट ऑफ है? प्रीलिम्स की कट ऑफ है। तो जनरल की कट ऑफ प्रीलिम्स की गई थी 54.25 आउट ऑफ 100। 100 में से 54.25 गई। अब आपने दिमाग में लगाया कि ओके 100 में से 54.25 गई, ये कट ऑफ है हमारी प्री की, ठीक है। इसी के आसपास जाएगी, ऐसा नहीं है इतनी जाएगी, 60 तक भी जाती है, आप पुरानी देखोगे तो। चलो लेकिन अभी हमने इतनी समझी। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखो सेक्शन वाइज। मैथ्स में गई थी 7, कितनी 7 जनरल की बता रहा हूं। रीजनिंग में गई थी 10, इंग्लिश में गई थी 11.50। तीनों का टोटल कर लोगे ना तो भी 50.24 से तो बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है और ये ओवरऑल कट ऑफ है ये भी निकालनी है, प्रीलिम्स तब जाके क्वालिफाई होगा, ठीक। और सेम ऐसे देखो मेंस में आता हूं, ये मेंस की कट ऑफ है। जनरल की मेंस की कट ऑफ कितनी है, 63 आउट ऑफ 225। 225 में से सिर्फ 63 कट ऑफ है जनरल की, जो सबसे हाईएस्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंस एग्जाम होता है वो मेंस एग्जाम
कंपैरेटिवली अगर हम देखें प्रीलिम्स से काफी ज्यादा वाइड सिलेबस को कवर करते हुए, डीप नॉलेज को ध्यान में रखते हुए होता है। इसीलिए दोस्तों मेंस को आपको स्टार्ट से भी पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से, तभी जाकर आपका अच्छा सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स ना बहुत सारे गलत आंसर कर देते हैं, जिस चक्कर में कट ऑफ और डाउन चली जाती है। ठीक है, तो ये तो देखो आपने कट ऑफ देखकर आइडिया लिया। आप देखो इसकी इंडिविजुअल कट ऑफ बताता हूं। देखो रीजनिंग की कट ऑफ कितनी थी, ये रही 3.50, कितने में से 60 में से। इंग्लिश की कितनी थी 11, कितने में से 40 में से। मैथ्स की कितनी थी 7.75, 60 में से। जीए की कितनी थी 3.5, 40 में से। अब ये डिस्क्रिप्टिव है, 25 में से कितनी थी 10 थी। तो देखो ये हमारी है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ को भी क्वालिफाई करना होता है, ऑब्वियसली क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन जरा सोचोगे जहां 3.5 जा रही है, इसका मतलब बच्चे उतना भी नहीं कर पा रहे। कितना ज्यादा डिफिकल्ट बनता है पेपर, तो इसको हमें पहले से ध्यान रखना है। ऐसा कोई नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ के जा सकते, बट आपको देखो पहले से पता होता है तो आप बड़ा क्लियर रहते हो। क्लियर रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये तो हमारी बात थी यहां तक की, जिसको हमने देखा कट ऑफ हमारी क्या रही क्या नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे, तो मैं दिखा देता हूं। देखो देखो दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है ना, तो अभी 8 अगस्त से एक तो एसबीआई का प्री प्लस मेंस 2024 को टारगेट करते हुए पीओ क्लर्क को, दूसरा आईबीपीएस का पीओ का प्री प्लस मेंस 2024, इसे टारगेट करते हुए दोनों बैच एक साथ शुरू हो रहे हैं 8 अगस्त से। कब से, 8 अगस्त से। अरुण सर, पुनीत सर, अभिजीत सर और मैं, पूरी टीम एबीपी आपको पढ़ा रही है। तो आप पढ़िए हमारे साथ। अगर आप अनअकैडमी पर ऑलरेडी हैं, नहीं है अनअकैडमी पर, तो अनअकैडमी पर एक देखो ऑफर भी चल रहा है 2499 है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, बात खत्म। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, ये सारे बैच कंप्लीट हो जाएंगे। अपकमिंग जितने भी आएंगे वो भी कंप्लीट होते जाएंगे, जो क्रैश कोर्स आएंगे वो भी होते चले जाएंगे। इस कोड को लगाना एबीपी, तो आपको दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप पढ़िए। बाकी मुझसे सुबह 7 बजे 7 AM पर द हिंदू एडिटोरियल पढ़िए, जहां पर मैं पढ़ाता हूं एडिटोरियल को कैसे पढ़ना होता है। मैं एक एडिटोरियल खुद का भी लिखता हूं जो मैं सिखाता हूं, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड आपको आर्टिकल देखने को मिले और एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी आपको देखने को मिले। ये बड़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, तो इसे पढ़िए। कहीं समस्या कहीं प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आप बताइएगा मुझे, ठीक है। आज के सेशन को खत्म करता हूं। इसके अलावा डिटेल आपको वीडियो में और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे बताना। अच्छा मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया, आईबीपीएस पीओ बन जाओगे तो आपकी लाइफ कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे पीओ बनते हो, पीओ बनने के बाद आपकी जो सैलरी होगी, एक अगर आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं तो आपकी सैलरी अराउंड ऐसे करके बन जाएगी 90 के आसपास। जैसे एसबीआई पीओ होती है तो वो ज्यादा बन जाती है, तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर निकल जाती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में तकरीबन 1,25,000 तक भी पहुंच जाती है ना। ये इतनी तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन हाँ ये 1 लाख तक टच कर सकते हो। तो 90,000 के आसपास मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो इतनी आपकी सैलरी होती है। इतनी सैलरी के अलावा क्या है, देखो आपको जो एक्सपोजर मिलता है ना, वो एक्सपोजर उतना ही मिलता है जितना कि दोस्तों आपको एसबीआई में मिलता है। हाँ ये है, कह सकते हो एसबीआई में थोड़ा ज्यादा मिलता है, ऑब्वियसली है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आईबीपीएस पीओ है तो उसमें कम है तो इसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप आईबीपीएस के थ्रू जाते हैं जिस भी बैंक में, किसी बैंक में अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रमोशन के चांसेस, इंटरनल एग्जाम्स, बहुत सारी चीजें सब इसमें सेम रहती हैं। पर्क्स भी जो है ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, थोड़े थोड़े वहां ज्यादा रहते हैं या थोड़े थोड़े कम रहते हैं, बट होते तो हैं। 90,000 के आसपास सैलरी है, इससे आपको पता चल गया, बढ़िया है। तो अच्छी तैयारी करो दोस्तों यार, बढ़िया तरीके से लगो और सिलेक्शन लो। सिलेक्शन लेने में जो जरूरत पड़ रही है वो जरूरत मेरे को बताओ, उस जरूरत को पूरा कर सकता हूं तो मैं बिल्कुल पूरा करूंगा, ठीक है। ये आज की इंफॉर्मेशन हुई कंप्लीट। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।